अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क में जारी कशमकश, सियासी बयानात, जलसों, सड़कों और ऐवान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलिकत की जानिब से किसी सियासी पार्टी से मुनहरिफ अरकान के वोट की हैसियत जानने के लिए अदालत उज़्मा को भेजे गए रेफरेंस पर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला किया है। जबकि आज ही सियासी जमातों के मुमकिन तसादुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत के सिलसिले में सियासी जमातों के अहम रहनुमा अदालत पहुंचे। अदालत में समाअत का मुशाहिदा करने वाले रहनुमाओं में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी यानी BNP के अख्तर मेंगल शामिल थे। सियासी क़यादत ने ऐवानों की लड़ाई अदालतों में लड़ने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से जो अपोजिशन के ज़ोमा हैं वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे। न यहाँ पर जमहूरियत है, न कोई जमहूरी माहौल है। आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें, इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से अवाम को निजात नहीं दी जाए। आज एक बात कहते हैं, कल फिर उसके खिलाफ बात कहते हैं। हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मौखर कर दिया। OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते। 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है की तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया। हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए हैं। सेशन को 14 दिन में ना बुला के पहला आईन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बुंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि यह सारा कौमी असम्बली के अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है। लिहाजा बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ी जाए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा कि स्पीकर को 25 मार्च को इजलास तलब करने का कहा गया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। 14 दिन से ज्यादा ताखीर करने का स्पीकर के पास कोई इस्तेकाक नहीं। अदम एतमाद पर फैसले तक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। जबकि बार के सदर एहसन बोन ने भी हुकूमती इक़दामात को गैर आईनी करार दिया। पहली दफा पार्लियामान में स्पीकर ने जो ये हो रहा है उसके मुताबिक आर्टिकल 95 की सबवर्शन और एब्रोगेशन होगी। और कल को जो गवर्नमेंट आएगी, मैं समझता हूँ कि अगर ये एब्रोगेशन और सबवर्शन है तो उन्हें सिर्फ जर्नैलों और जजों के खिलाफ नहीं, पार्लियामान के उन लोगों के खिलाफ भी उन्हें हाई ट्रीजन का केस करना चाहिएगा। आर्टिकल 6 का जो इसके बाद 254 के बारे में क्या 254 बाकी नॉर्मल प्रोसीजर के बारे में है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड आर्टिकल है। 95 इसमें सारा के सारा पूरी आप पार्लियामेंट की हिस्ट्री में आज तक एक अजलास नहीं बता सकते जो रूल्स 37 की वायलेशन में ना कॉल किया गया हो। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुई हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है ताकि आर्टिकल 63A की तशरीह की जा सके, उसमें हुकूमत ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टेकअप किया है। जिनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह करे, उसमें से इंपॉर्टेंट एजेंडा ये है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट क्या ये काउंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह करे कहा गया। और फिर वो अरकान जो मुनहरिफ हो जाते हैं, जिन पर डिफेक्शन क्लॉज लगती है, क्या वो अरकान ताहयात नाहिल होंगे, क्या उन पर 62 और 63 भी लगेगी? हुकूमत ये जानना चाहती है। अब इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम डेवलपमेंट ये है कि जो सदारती रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। यानी अब 24 मार्च को ये लार्जर बेंच सारे मामले को सुनेगा और उसके ऊपर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगा, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जो तशरीह हुकूमत कराना चाह रही है आइन की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करने का मजाज है और उसी पर लार्जर बेंच बना है। लेकिन अब क्या आर्टिकल 63A की वही तशरीह होती है जो हुकूमत चाह रही है? यानी वो लोग जो मुनहरिफ हैं उनके वोट्स को काउंट ना किया जाए। अगर ये वोट काउंट नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ा ब्लो होगा
और फिर ये कि अगर ये लोग डिफेक्शन क्लॉज के तहत ताहयात नाअहल हो जाते हैं, यानी सिर्फ इस टर्म के लिए नहीं कि जो 1-1.5 साल की टर्म रह गई है, बल्कि ताहयात नाअहली हो जाती है, तो फिर उन अरकान के लिए लम्हा फिक्रिया होगा, सोचने की बात होगी कि क्या वो ऑपोजिशन का साथ देकर अपनी सियासत को दफन कर सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हुकूमत जिन ग्राउंड्स पर यह पिटीशन कर रही है, हुकूमत को यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत को यह कामयाबी तो मिली है कि हुकूमत की जानिब से इस सदारती रेफरेंस को सुन लिया गया है, यानी अब इस सदारती रेफरेंस पर समाअत होने जा रही है। आज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट के सबब कोई वोट डालने से महरूम न रह जाए। वोट डालना अरकान का आईनी हक है, यानी हुकूमत जो रोक रही थी वोट डालने से, अब उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल भी वाज़ेह कर दिया, अदालत ने भी वाज़ेह किया है। अदालत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल नहीं, अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी का हक मुतासर ना हो। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह सारा कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सियासी जमातें बताएं वो क्या चाहती हैं, सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें, अदालत में सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है, जिसके तहत सियासी जमात के हुकूक होते हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, क्योंकि 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने दी है कि आइन किसी शक के तहत रुकन असम्बली को आज़ादी से वोट डाल सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। बार का केस आइन की किस शक के तहत है ये तो बता दें। बार के वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 91 के तहत अरकान असम्बली स्पीकर और दीगर अहदेदारों का इंतखाब करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार चाहती है कि अरकान जिसको चाहे वोट डाल दे। सवाल यही है कि जाती चॉइस पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। वोट का हक किसी रुकन का एब्सोल्यूट नहीं होता है। बार के वकील ने आर्टिकल 66 का भी हवाला दिया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने टोका कि आर्टिकल 66 के तहत वोट का हक कैसे मिल गया है, ये तो पार्लियामानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि आप बार के वकील हैं, आपका इस अमल से क्या ताल्लुक है। बार एसोसिएशन अवामी हुकूक की बात करे। बार के वकील ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद भी अवामी अहमियत का मामला है और ये इंपॉर्टेंट है आम पब्लिक के हवाले से, और इस पर न्यूट्रलिटी के हवाले से भी बार की बात हुई, जिस पर एहसन भून साहब ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। एहसन भून साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जिस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो सदारती रेफरेंस है इसको तो सुप्रीम कोर्ट टेकअप ही नहीं करेगी, लेकिन इस पर तो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया। नहीं, वो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैंने तो आज भी रोस्ट्रम पे कहा था कि ये बिल्कुल नहीं है, ये काबिल समाअत ही नहीं है। तो उस पे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि आप ये जो बातें आइन के आर्टिकल 63A में जो मैकेनिज्म है जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं कि एक राइट ऑफ अपील दिया गया है, तो उसका ये बात आप कीजिएगा जब हम इसको सुनेंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, तो हमें इसका रिप्लाई करने के हम पाबंद हैं। दिस वाज द आर्गुमेंट। बाकी उन्होंने कोई मेजर डेवलपमेंट इस पे कोई नहीं है और बात। ये सिर्फ उन्होंने कहा कि चूंकि कानूनी तौर पे हम तो है वो नहीं है काबिल समाअत। मैं अभी भी कहता हूँ मेरी स्टेटेड पोजीशन ये है कि एक राइट ऑफ अपील, मैंने उसमें आज भी रोस्टर में कहा कि पहले एक डिक्लेरेशन देगा पार्टी हेड के डिक्लेरेशन को भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म करता है या रिफ्यूज करता है। तो दोनों सूरतों में अग्रीव्ड मेंबर हो या अग्रीव्ड हेड पार्टी हो, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो जहां राइट ऑफ अपील है तो उसमें बिफोर टाइम किसी के इंडिविजुअल के राइट को नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि इसके रेफरेंस को हम आंसर करेंगे, किसी इंडिविजुअल के राइट को नहीं। देखिए ऐसे मौसम अब ये लार्जर बेंच बन गया है और इस बेंच ने ऑब्वियसली 63A की जो तशरीह हुकूमत चाह रही है, जैसे सदारती रेफरेंस के अंदर जो सवालात उठाए गए हैं, अगर उसके कंटेंट को देखा जाए तो 2 बड़े प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। बुनियादी क्वेश्चन जो हुकूमत जानना चाह रही है वो ये है कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट है क्या ये काउंट होगा
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्वियसली इस हवाले से वाजे करना है अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, और लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी होंगे, और मुनीब अख्तर साहब के आज के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि वोट जो है वो पार्टी का होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होता। तो इस आज के रिमार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, और हुकूमत जो चाह रही है कि पार्टी पॉलिसी से हटकर जो वोट देगा वो काउंट नहीं होगा, तो लगता यह है कि ऐसा ही होगा फिर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसलिए कि बात यह है कि जब वो वोट कास्ट में बंदा सीट से महरूम नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई वोट कास्ट होगा, वोट काउंट किया जाएगा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, एंड देन ही विल लूज द सीट अंडर डिफेक्शन क्लॉज। ये लीगल पोजीशन है। इस पे पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो मार्क्सवादी मौजूदा हुकूमत के वो यूनानिमस है, वो खा पीटीआई के लोग हैं या ये सारी लीगल कम्युनिटी इस पे मुत्तफिक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐसे मुनसब वो है ताहयात नाहली से मुताल्लिक कि ये जो नाहली है क्या ये 62-63 के तहत होगी, ये जो डिफेक्शन क्लॉज जिस पार्लियामेंटेरियन के ऊपर लगेगी उसकी नाहली 63 जो है वो एप्लीकेबल होगा इस पे? 63 में ये सारी चीजें कानून के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं जो कि नहीं पढ़ी जा सकती। कोई देखे किसी जजमेंट के जरिए नया कानून इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, देखिए अब ये जी एहसन बोल साहब देखें, आर्टिकल 63 में सिर्फ और सिर्फ ये एक पीनल क्लाज है कि अगर डिफेक्शन करेगा तो वो उस वक्त की सीट लूज कर जाएगा। ही विल सीज टू बी ए मेंबर, मीनिंग देयर बाय सीट विल बिकम वेकेंट। देर आफ्टर कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, मीनिंग देयर बाय कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया उसने, अगर वो जाके दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है किसी और, तो हो सकता है कि उसके वोट दिए को लोग ज्यादा अप्रिशिएट करें। ठीक है, यानी ये अब ऑब्वियसली जब इसके ऊपर मजीद प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो आपके दलाइल भी होंगे, आप इसको कंटेस्ट भी करेंगे, लेकिन ये जब तक ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये जो असेंबली की कार्रवाई है, क्योंकि 25 को इजलास बुलाया गया है, 24 को ये प्रोसीडिंग्स आगाज हो रहा है, लार्जर बेंच जो है इसको ये समाअत का आगाज करेगा, तो आपको लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स जो पार्लियामेंट के अंदर होंगी मोशन के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, इसके अंदर भी तात्तुल आएगा, मतलब इसको रोक दिया जाएगा कुछ अरसे के लिए? नहीं, आज उन्होंने वाजे किया कि इसमें ना कोई स्टे एप्लीकेशन है ना कोई हम प्रोसीडिंग रोकना चाहते हैं। ये जजमेंट जो होगी ये फ्यूचर के बारे में नहीं, यानी इसका इतलाक जो है वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पे नहीं होगा, मतलब ये 25 को जो इजलास हो रहा है और इस हवाले से जब काउंटिंग का प्रोसेस होगा उससे पहले इसका फैसला और फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि करंट सिनारियो के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इसको नहीं, प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी दौरान तो आपको क्या लग रहा है ये प्रोसेस जो खासतौर पे जो हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की, अब ये जो है वो कितनी तवील होगी इस हवाले से? बात ये है कि हेयरिंग सारी ठीक होती है, ये फैसला आने के बाद पता चलता है तो क्या हुआ। बाकी मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी क्लियर प्रोविजन है लॉ की इसमें, और आज कोर्ट में कह दिया जज साहबान ने कि जो वोट किसी बंदे को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बंदे को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा, जाने की इजाजत होगी। बाकी जो उसकी डिफेक्शन था वो तो बात। ओके, अच्छा, ऐसे मुझे लास्टली ये कहिएगा कि ये जो स्पीकर ने 25 को इजलास बुलाया है, इस हवाले से भी कहा गया कि ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मामला भी आज डिस्कस हुआ, इस हवाले से भी कोई बात हुई कोर्ट रूम में? इसमें बात हुई और मैंने भी कहा और बाकी फरूक नाइक साहब ने भी कहा कि ये सब वर्टिव एक्ट है, और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये फिर जो फोरम है और उसका फोरम यही है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी तो जब इस पे अपना रेफरेंस फाइल करेगी तो उसका हाई ट्रीजन की सराय मौत है। नहीं, आप यानी इसके ऊपर जो है हाई ट्रीजन बनती है जो स्पीकर साहब ने किया है, यानी ये स्पीकर साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, एंड यू स्टैंड बाय योर वर्ड सर? यस, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर? बात ये है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने एक एक्ट कर दिया है, उन्होंने
आगे ले गए हैं, 2 दिन 3 दिन आगे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद थे और एहसन भून साहब समेत जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका ख्याल ये था कि सेट असाइड कर दिया जाएगा सदारती रेफरेंस जो 63A से मुताल्लिक है, लेकिन इस पर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना, हाउ बिग इज द डेवलपमेंट राजा साहब? देखिए, जब सदर मुमलिकत एक रेफरेंस भेजते हैं आइन के आर्टिकल 186 के तहत, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से लाजिम है कि उस रेफरेंस का जवाब दे। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम इस रेफरेंस पे गौर ही नहीं करेंगे, इसका जवाब ही नहीं देंगे। और ये मामला तारीख पे अगर नजर दौड़ाएं तो सन 1954 में एक रेफरेंस भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब असेंबलियां गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व की। और पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब रेफरेंस लगी तो ये पूछा कि व्हाट इफ वी रिटर्न दिस रेफरेंस अनआंसर्ड। और हुकूमत की तरफ से उस वक्त जो वकील पेश हो रहे थे जनाब के बुरोई साहब, उनका जवाब था, माय लॉर्ड्स, इट वुड बी एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल ड्यूटी, यानी कि ये आप पर लाजिम है कि आप इस रेफरेंस का जवाब दें। इसलिए ये तो बिल्कुल ठीक बात हुई आज के एक लार्जर बेंच बन गया। जाहिर है एक सदारती रेफरेंस एक बहुत अहम मामला होता है और उसमें यकीनन एक लार्जर बेंच ही को अपनी राय देनी चाहिए। तो इसमें मेरे लिए कोई बाइस ताज्जुब बात नहीं है। देखिए, हुकूमत का इस्तेहकाक था कि हुकूमत आइन की तशरीह करवाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे आप फरमा रहे हैं उनका भी ऑब्लिगेशन था कि उसको टेकअप करते और ये तशरीह करते, उस पर लार्जर बेंच बन गया। अब सलमान अकरम राजा साहब, हुकूमत की एक टैक्टिक तो ये भी टेक्निक दिखाई दे रही थी कि इसको डिले किया जाए, जो रिक्विजिशन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल होने से डिले किया जाए। आपको लगता है कि जब तक ये रेफरेंस चलेगा उस वक्त तक हॉल्ट हो जाएगी वो एक्टिविटी जो पार्लियामान के अंदर होनी? नहीं, वो एक्टिविटी हॉल्ट नहीं होगी, मासवाए ये कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म इम्तनाई जारी करती। उसके अलावा स्पीकर साहब को कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं हो गया मामले को इल्तवा में डालने का। देखिए, 25 मार्च को ये इजलास बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि 25 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है वो 14 रोज की जो मुद्दत है उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हवाले से आइन क्या रहनुमाई फरमाता है? क्या स्पीकर साहब की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है, क्या स्पीकर ऐसा कर सकते हैं, या जो ऑपोजिशन कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इट स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो तो उससे ऑपोजिशन को तो कोई फायदा नहीं। आइन ये कहता है कि अगर कोई काम किसी मुद्दत में करना है जो आइन में दी गई है और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता लेकिन उसके बाद किसी दिन हो जाता है, तो इस वजह से वो काम का लदम नहीं होगा कि वो आइन की दी गई मुद्दत में सर अंजाम नहीं दिया गया। लिहाजा 25 को अगर इजलास मुनक्किद करने में स्पीकर साहब से कोई गलती हुई है तो उसके बावजूद वो इजलास बहरहाल एक कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको आइन और कानून के मुताबिक होना होगा और आइन और कानून की हिफाजत भी उसको हासिल होगी। सलमान साहब, आज 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का वो इस्लामाबाद के अंदर जो एक हुकूमत ने जलसे के हवाले से एक स्ट्रैटेजी वज़ा कर रखी है, एक ऑपोजिशन का है, तो इस हवाले से समाअत करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वोट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट होता है, ये कोई इंडिविजुअल का वोट नहीं है। तो क्या इसको इसी तनाजुर में देखा जाएगा कि आप जब वोट लेके पार्लियामान में पहुंचते हैं तो फिर इंडिविजुअली अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर फैसला नहीं कर सकते, बल्कि जो पार्टी हेड कहेगा आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, यही तो अब मामला रेफरेंस में है जिसका फैसला एक लार्जर बेंच करेगा, तो इस हवाले से तो अब बात करना मुनासिब नहीं होगा। अब ये मामला अदालत के सामने है, अदालत को इस बात का फैसला करने दीजिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो वोट करने का हक है वो एक तरह से पार्टी का इज्तिमाई हक है या फर्दन हर मेंबर का हक है। इसका जवाब अब हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अभी हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है सलमान साहब, इसका मतलब ये है कि ये मामला ऐसा है जो बहुत देर से हल तलब था, इस पर आइन खामोश है, बहुत सारी इस पर एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, जो अब दूर हो जाएगी? देखिए, एक सवाल उठाया गया, बहुत सी आइन की शिकें हैं, उनको अगर आप मुख्तलिफ पहलुओं से देखें तो आप मुख्तलिफ जावियों से तशरीह कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आम जो कानूनी अमल है उसके नतीजे में अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में खुद नोटिस लेती है या किसी की पिटिशन पर नोटिस लेती है और वो एक फैसला दे देते हैं कि आइन का ये मतलब है। तो आइन की मुख्तलिफ शिकों के जो मतलब हैं वो गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए
हमारे सामने आते रहते हैं। खा दो राय मुमकिन हो, जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर उसी राय को मुतबर जाना जाता है। तो इसलिए हर मामला जो है वो बिलाखिर तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह ही का एक तरह से तालिब होता है, और अब एक तशरीह मांगी गई है, वो तशरीह सुप्रीम कोर्ट यकीनन करेगी। सलमान साहब, लास्टली 184(3) के तहत जो आर्टिकल 62(f)(1) के तहत नाअहली हुई है, ताहयात नाअहली थी, वो जहांगीर तरीन साहब की हो या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हो, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन की कि ताहयात नाअहली वाला मामला है, इस पर नजर सानी होनी चाहिए। अब इस केस में जो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, इस पर भी सदारती रेफरेंस के अंदर सवाल उठाया गया है कि ये नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली होगी या फिर उस टेन्योर के तक नाअहली होगी। तो इस हवाले से जब ऑलरेडी 62(f)(1) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है, पटिशन है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नाअहली है किसी मेंबर पार्लियामेंट की, वो ताहयात होगी या टाइम बार्ड होगी? देखिए, अब जो यहाँ सवाल उठाया गया है वो ये है कि अगर कोई शख्स डिफेक्शन का मुर्तकिब होता है आइन के आर्टिकल 63A के तहत, तो क्या उस पर इस वजह से आइन के 62(1)(f) के तहत गैर सादिक या गैर अमीन होने का एक जो डिक्लेरेशन है वो भी उस पर आयद की जा सकती है या नहीं आयद की जा सकती? तो ये सवाल है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कि डिफेक्शन का क्या मतलब ये है कि वो शख्स अब 62(1)(f) के हवाले से सादिक नहीं रहा, और अगर वो सादिक नहीं रहा तो वो नाअहल हो गया और फिर वो ताहयात नाअहल हो गया। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से रखा गया है कि 63A और 62(1)(f) का आपस में क्या कोई ताल्लुक है या नहीं। ठीक है सलमान साहब, लास्टली किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता है, इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने भी वाज़ेह कर दिया, और ऑब्वियसली ऑनरेबल जजेस की तरफ से भी यही रिमार्क्स थे कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता, ये मेंबर पार्लियामेंट का आईनी हक है, ये इस्तेहकाक है। इससे पहले कुछ हुकूमती ज़ोमा ये कह रहे थे कि वोट देने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो अब ये क्लैरिटी आ गई खासतौर पर आज की प्रोसीडिंग्स के बाद कि वोट देने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो असम्बली के अंदर मौजूद होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब मोशन आएगी। तो जी, बज़ाहिर यही कहा गया है कि किसी को फिजिकली, यानी कि ये नहीं है कि आप लोग खड़े कर दें, उसको दाखिल ना होने दें पार्लियामान में या ऐवान में। तो ये तो बात मान ली गई है गालिबन हुकूमत की तरफ से कि वो दाखिल तो हो सकते हैं ऐवान की इमारत में, लेकिन दाखिल होने के बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने शख्सी तौर पे अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालना है या पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना है, ये मामला अभी जवाब तलब है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि उनको आप जिस्मानी तौर पे नहीं रोक सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुमताज़ माहिर कानून है, गुफ्तगू आपने सुनी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम के मकासद क्या हैं, और लफ्ज़ न्यूट्रल जो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बार बार इस्तेमाल किया, किसको इससे प्रॉब्लम है, कौन मसले में है, बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्की सियासत में एक बार फिर इदारों पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इदारों का तशख्खुस मजरू करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इदारों के आईनी किरदार को सराहा जा रहा है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने पर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आजकल लफ्ज न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है। इस एक लफ्ज ने एक शख्स की हवा उखाड़ दी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज की वजह से आपका शिराजा बिखर गया है। ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। जो लफ्ज है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है, और इस एक लफ्ज ने, जब से न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज ने आपकी पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे, और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले, अपने 10 बंदे पूरे। अब जहां मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ इदारों पर तनकीद का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे रहे हैं, वहीं हुकूमत ने दावा किया है कि नून लीग ने जाली अकाउंट्स के जरिए इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर, उनके नाम चेंज करके फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फौज में और PTI में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए।
उधर आज वज़ीर आज़म को सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई और उन्होंने मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। इसी दौरान उलमा व मशाइख ने एक मुतफ़िका एलामिये में हुकूमत, अपोजिशन और सियासी कारकुनान से अपील की है कि सियासी जंग में पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ मुहिम न चलाएं, पाक फ़ौज को इसमें ना लेकर आएँ। एलामी में मुतालबा किया गया है कि मुतल्लिका इदारे पाकिस्तान फ़ौज और सलामती के इदारों के खिलाफ फौरी एक्शन ले और इंतशार पैदा करने की ख्वाहिशमंद अनासर को निशाने इबरत बनाया जाए। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके मकासद क्या हैं, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, एक बार फिर अब शोर बपा है इदारों की सियासत में मुदाखलत का, लेकिन बराह रास्त इदारों को जो है वो ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम शुरू हो गई है। हु इज़ बिहाइंड दिस और इसका मोटिव क्या हो सकता है इस वक्त? मैं आपको बिल्कुल सीरियसली इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि 3.5 साल से PTI बाकायदा एक अहम अदारा, फ़ौज का अदारा है, साफ बात करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रही थी, ये कह के वो एक पेज पर है, वो एक पेज पर है, वो एक पेज पर है। यानी जो उनकी फॉलिस थी उनकी जिम्मेदारी भी वो एक्सक्लूसिवली लेने के लिए तैयार नहीं थे, फ़ौज को घसीट लेते थे बीच में। तो मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि ये कैंपेन उस वक्त से चल रही थी जब से ये तराना गा रहे थे कि फ़ौज जो है ऑन द सेम पेज है और ये कि हमारे हर काम में उसकी मुआवनत शामिल है। एक दूसरी बात यह है कि ये जो मरियम का आपने क्लिप दिखाया है, वो जो लफ्ज़ न्यूट्रल है वो वाकई PTI की छेड़ बन गया है। आप ये देखिए, ये कहा किसने था? एक बहुत सीनियर रैंक के मिलिट्री ऑफिसर ने, जो ISPR के हेड है, जनरल नदीम बाबर, उन्होंने कहा था फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हमें सियासत में ना घसीटा जाए। इसकी इंटरप्रिटेशन PTI की है कि वो सो कॉल्ड न्यूट्रल हो गए हैं और न्यूट्रल को उन्होंने गाली बना दी है। तो दोनों ही सूरतों में, जो पहले हो रहा था तब भी और जो अब हो रहा है तब भी, ये PTI इसकी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, सोशल मीडिया, जिन अकाउंट से वहाँ अब दुश्मन तराजी हो रही है मुल्क के एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल एक अहम अदारे पर, ये वही अकाउंट है जहाँ से नून लीग के लीडरों की ऐसी तैसी की जाती थी, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे वो मरीम नवाज थी, चाहे जो भी था, सफदर जो है उनके हवाले से, कैप्टन सफदर के हवाले से। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जो है नून लीग के अच्छा, इंटरेस्टिंगली बुखारी साहब, हुकूमत की हम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है कि इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुलव्वस है, उसके कारकुनान जो सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है फिर खुद हुकूमत के लिए कि आपका अपना इंपॉर्टेंट एला है ये कह रहा है। और ख़ासतौर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो इन रीसेंट डेज जो मशवरे दिए, उनके अब साहबजादे जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की है और उसके अंदर ये बात सामने आ रही, सालिक हुसैन साहब ने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हुकूमत को इस पर सोचना नहीं चाहिए। देखिए, जो तो क्या ये डिस्टेंस को साबित कर रहा है कि वाकई देयर इज़ अ डिस्टेंस? मेरे ख्याल से इसको ज़रा मुझे और तरह से कह लेने दीजिए। जो जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है PTI, इसकी लीडरशिप और ख़ासतौर से इमरान खान साहब, आप ये देखिए जो पिछले 4 जलसे उन्होंने किए हैं, चारों जलसों में उनको 2 चीज़ों से तकलीफ़ है। एक न्यूट्रल के लफ्ज़ से, कभी वो उसको जानवर कहते हैं, कभी वो उसको कुछ कहते हैं, कोई नहीं होता, और इस हद तक आगे चले जाते हैं कि उनको हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पसंद आ जाती है। वो कहते हैं कमाल कर दिया मोदी साहब ने। ये तो हाल है हमारी लीडरशिप का। तो एक तो इमरान खान साहब जो कुछ फरमा देते हैं डाउन द लाइन, फिर उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाता है। चूँकि न्यूट्रल के लफ्ज़ को उन्होंने छेड़ बनाया हुआ अपनी, लिहाजा उनके सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो उसकी ऐसी तैसी करने पर तुले हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरा मशवरा है ये मुखलिसाना आपके प्रोग्राम में कि जितनी जल्दी वो ये मुहिम बंद कर दें उनके फ़ायदे में है, वरना ऐसा नुकसान होगा PTI को कि सदियों तक याद रखें। अच्छा बुखारी साहब, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, ये गुस्से की वजह से हो रहा है, ये एक सेंस ऑफ डिफीट है जो छलक रही है स्टेटमेंट्स के अंदर, ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया कैंपेन्स के अंदर। आपको लगता है कि जो पहला स्पेल था इमरान खान साहब का, वो पहले स्पेल के अंदर सक्सेस हुई है उन्हें एज़ फार एज़ उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशन है उसको टेकअप किया सदारती रेफरेंस की? देखिए, पहली बात तो यह है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस। इंटेंशन उनकी 2 है। एक इंटेंशन उनकी ये है कि मामला जितना ताख़ीर हो सके हो जाना चाहिए, इसीलिए वो रेफरेंस लेके वहाँ गए हैं और डे टू डे प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं ताकि ये मामला और लटके। और ये बात अपनी जगह तय है कि अगर इसका फैसला नहीं होता, ये लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बस में है कि वो अगर ये कहें कि प्रोसीडिंग होती रहेगी इसकी, लेकिन वो प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग का है। ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि एक कोशिश ये हो रही है कि अदारों के ऊपर एस्पर्शंस डाल के अपनी जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की जाए। ये भूंडा तरीका होता है हमेशा, और यही वजह है कि वो एक अच्छा काम किया हुआ नहीं गिनवा सकते उन चंद चीज़ों के जो रेटरिक के तौर पर ये क्या है जी, ये ट्रेड डेफिसिट कम हो गया जी, ये सारी फिगर्स गेम है।
मुझे तो उस वक्त पता लगेगा जब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी के ऊपर आएगा। आम आदमी की तो चीखें तो निकलनी बंद हो गई हैं, अब सिसकियाँ निकल रही हैं। ये रमज़ान आ रहा है ना, आप देखिएगा सही इसमें होना क्या है। दुनिया भर में जो मुसलमान ममालिक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड, वहाँ मुसलमानों के लिए हलाल चीज़ों की कीमतों में कमी और 50% डिस्काउंट होता है अशियाए ज़रूरिया पर। और ये मुल्क एक हमारा बहुत सब गवर्नेंस का तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना इस वक्त, तो सारी की सारी पॉलिटिक्स फोकस्ड है। मैं सुना नहीं आपने क्या कहा, गवर्नेंस की तो बात ही नहीं है एज फार एज चारों सूबों के अंदर ऐसे ही तो मोर और लेस दिखाई दे रहा है। खास तौर पे वो जो पीटीआई गवर्न प्रोविंसेस हैं या सेंटर है, सारी पॉलिटिक्स इस वक्त फोकस्ड है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, वो गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है। तो रमज़ान वाली बात, ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये माहौल। देखिए मैं कतकलमी कर रहा हूँ, आपकी माफ़ी चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि गुड गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का, दो लफ्ज़ कभी जोड़ के ना बोलिएगा आइंदा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखें, फ्रस्ट्रेशन के भी तरीक़ाकार होते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पीटीआई बिहेव कर रही है, ये जो उन लीडरों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो उनके ऊपर सोशल मीडिया में जो कुछ बातें कही जा रही हैं, जो स्पोक्समैन की ज़बान है, जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, इसको आप कहते हैं कि ये गवर्नेंस है, इसको आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत है, इसका आवाम से कोई कनेक्ट है, मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, बल्कि क्योंकि गवर्नेंस लेस है, अटर फेलियर, पुअर परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लास्टली सर ये बताइएगा, एक गवर्नर भी जानना चाह रहा है कि आज ये जो कुछ हुआ है और अदालत से अब पार्लियामान के इशू को अदालत के अंदर जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है इज देयर एनी वे आउट फॉर गवर्नमेंट? देखिए गुजारिश ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स थे कि वोटिंग का राइट जो है वो रेजिस्ट और हिंडर नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज के ऊपर, तो मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन वाजे कर दी हैं। ये एक लॉस्ट केस है, आप रीराइट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गॉड सेक, जो आज से 70 साल पहले बना था या 60 साल पहले बना था। वो लोग बेवकूफ़ या पागल नहीं थे। इट वाज वन डॉक्यूमेंट इन दिस कंट्रीज हिस्ट्री विच वाज ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट। कोई चीज़ इबाम पर नहीं छोड़ी गई। 2 दफ़ा पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में हो चुके हैं, तब तो किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि आप अपनी मर्जी की टू लेट टू मेक डिफरेंस, एब्सोल्युटली, बट यू सी आप अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करके, वो इंटरप्रिटेशन तो ऑब्वियसली अब सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, एब्सोल्युटली करनी है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काहे की इंटरप्रिटेशन सीख कर रहे हैं, समथिंग दैट इज नॉट इन पार्ट ऑफ द विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ है ही नहीं। दोनों चीज़ें वो मांग रहे हैं, एक ये कि जी वो वोट नहीं काउंट होगा, और दूसरा ये कि जी वो ताहयात नाहल हो जाए, ये प्रोवाइडेड ही नहीं है, उसमें इसका कहीं तज़किरा ही नहीं है, तो इनकी मर्जी से तो कॉन्स्टिट्यूशन रिराइट नहीं हो सकता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीरियस आफी तजाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हुकूमत बड़ी होपफुल है कि मामला जो है वो हुकूमत के हक में आएगा, कि ये जो पार्टी से इन्हराफ करेंगे, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देंगे, काउंट नहीं होगा, और फिर ये डिफेक्शन क्लॉज वाले ताहयात नाहल हो जाएंगे। होना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, मैटर इज नाउ सब जुडिस इन द कोर्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम जिसका तस्करा बुखारी साहब कर रहे थे कि मईशत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होने वाला है, इस क्वेश्चन को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त एक बड़ा माशी बहरान जनूबी एशिया के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। श्रीलंकन सदर के एक मुतनाज़ फैसले से कोलंबो की बरामदात में कमी हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन रूस तनाज़े के बाइस तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके बाइस मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हो चुका है। श्रीलंका भारत से कर्ज लेने पर मजबूर है, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारों की जानिब देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा माशी सुनामी तैयार हो रहा है, जो वतन अजीज को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से, खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दो चार कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद जहां सियासी मैदान गर्म है और इसमें इख्तलाफ की भरपूर कोशिश है कि वो इस तहरीक को कामयाब बनाए, वहीं माशी मैदान में भी चैलेंजेस सर उठा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता जा रहा है। इस अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त असर ज़िंदगी के तमाम शोबों पर मुंतकिल हो रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल में मुल्क की माशी सूरत हाल मजीद गंभीर होने का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता 5 हफ्तों से कैबिनेट का इजलास नहीं बुला रहे, जिसके बायस अहम मुल्की माशी फैसले होने में ताख़ीर हो रही है। वफाकी सेक्रेटेरिएट में भी ब्यूरोक्रेसी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामजन है, गो स्लो की पॉलिसी है। इसी तरह IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी खटाई में पड़ चुके हैं। इस तहकाम की वजह से काबीना इजलास ना होने, ब्यूरोक्रेसी की इंतजार करो की पॉलिसी और IMF बेल आउट पैकेज में ताखीर के असरात भी वाज़ेह हो रहे हैं।
ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर महज एक हफ्ते में 38 करोड़ डॉलर की कमी से 15 अरब 83 करोड़ 16 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। इसी तरह रवा माली साल के पहले 7 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट 12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। खदशा है कि यह खसारा 18 से 19 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तिजारती खसारे और इसके नतीजे में अदायगियों के अदम तवाज़ुन की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की कदर में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 1.15%, जबकि एक माह में रुपए की कदर में 1.75% कमी हुई है। अगर रवा माली साल की बात की जाए तो रुपए की कदर में मजमूई तौर पर 14% से ज्यादा की कमी देखी जा चुकी है, यानी रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 23 रुपए 3 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त डॉलर 180 रुपए से तजावुज कर चुका है। मार्च के शुरू में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 44,803 पॉइंट्स पर मौजूद थी, जो इस वक्त 42,029 पॉइंट्स पर खड़ी है। दुनिया में इस वक्त ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतें बहुत बुलंद हैं और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा ऑब्वियसली, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर ज़रूर इसका इम्पैक्ट आएगा। तेल की कीमतें मजीद बढ़ने की सूरत में हमारा दरामदी बिल मजीद बढ़ जाएगा, जबकि कई ग़िज़ाई अशिया भी दरामद करने की वजह से हमारी दरामदात बढ़ेंगी, जिसका असर यकीनी तौर पर रुपये की कदर पर पड़ेगा और वो मनफी अंदाज में मुरतब होगा। खाद वक्त पर ना मिलने के बायस रवा बरस गंदम की फसल 50% कम होने का खतरा। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसने हुकूमत से दरखास्त की है कि इसे डिफॉल्ट होने से बचाया जाए, क्योंकि ये शोबा तबाही के दहाने पर है। मुल्क में सीमेंट, स्टील और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। फी टन सरिये की कीमत में 8,000 रुपये का इजाफा हुआ है। सरिये की कीमत अब 2 लाख फी टन से बढ़कर 2,08,000 रुपये हो गई है। इसी तरह सीमेंट की कीमत भी 40% बढ़ चुकी है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी की सूरत में मुल्की मईशत को संभालने नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या अबूरी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के रिलीफ इकदाम को जारी रख पाएगी? अबूरी सेटअप माशी सूरत हाल को कैसे इम्प्रूव करेगा? अब ये जो इंटरिम सेटअप होगा उसके पास माशी फैसले करने का इख्तियार कितना ज़्यादा हो, कितना इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनॉमी कितनी होगी? अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान एक माह में वेंटिलेटर तक पहुंच जाने वाली मईशत को दोबारा सांसें कैसे देंगे? इसकी उखड़ती सांसों को बहाल कैसे किया जाएगा? अब जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासी महाजराई, इल्ज़ाम तराशी, खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात से बाहर निकलकर मुल्क की मईशत को सहारा देने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी तवज्जो पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर मरकूज है, फोकस्ड है, लेकिन पीछे से जो हमारा जो इकोनॉमिक शिप है वो खुदा ना खास्ता कहीं बुरे तरीके से डूब ना जाए। ये टाइटैनिक जो है वो जो तबाही के दहाने पर हिचकोले खा रहा है, ऑब्वियसली इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसको कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि फैसलों में जितनी ज़्यादा ताख़ीर होगी मईशत के लिए उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सियासत में गालम गलोच कल्चर कहाँ से आया है और फिर इस तरह के कल्चर को खुसूसन एक जो है पंजाब का कल्चर कहकर या किसी और सूबे का कल्चर कह के क्या दामन छुड़ाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। माशरे अपनी सकाफत की वजह से पहचाने जाते हैं, जहाँ ज़बान मोहब्बत की तस्वीर, पहनावे रवायतों का अक्स, खाने मेहमान नवाजी के आयनादार, सकाफत, ज़ुबान, रस्म व रिवाज, अक़दार, रहन सहन और आदाब वो अनासर हैं जिन्हें कौमें अपना फ़ख्र समझती हैं। इन्हें ज़बान व मकान के साथ साथ मज़ीद निखारा जाता है, मगर पाकिस्तान में सियासत ने तहज़ीब व सकाफत के पाकीज़ा रंगों को नफ़रतों से आलूदा किया है। मुल्क की सियासत में गालम गलोच का चलन आम हो रहा है, मगर इस चलन को भी कल्चर का नाम देकर, यानी यूँ कहिए कि लुच्चरपन को कल्चर का नाम देकर सियासी क़यादत अपनी जान छुड़ा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद हर आने वाला दिन सियासी तसादुम की जानिब बढ़ रहा है, मगर इस दौरान गालम गलोच का चलन बंद कमरों से होता हुआ टीवी चैनल्स पर, नेशनल टीवी पर, टॉक शोज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने गुज़श्ता दिनों नेशनल टीवी पर बैठकर मुनहरिफ मेंबर के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज ना तो निजी महफिल में इस्तेमाल होते हैं और ना ही बंद कमरों में उनका तस्करा किया जाता है, मगर आज इन अल्फाज को पंजाबी ज़बान में आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज करार दिया। वो आज भी अपने अल्फाज पर कायम है और उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ज़रा वो आपको दिखाते हैं। एक शख्स ब्रोकर है, अगर वही उसी रात एक टेलीविजन के ऊपर, उसी रात एक टेलीविजन के ऊपर उन्हीं लोगों को पॉलिटिकल कहा गया, किसी ने कोई बात नहीं की, अंग्रेजी में पता नहीं समझ नहीं आती। मेरा कसूर यह कि मैंने वही बात पंजाबी में कही, थिक करना जो तू निकल आए। भाईजान पॉलिटिकल
वही लफ्ज है जो मैंने कहा, बल्कि उससे सख्त लफ्ज है। पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है, और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में कहते हैं। शहबाज गिल साहब ने आज जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू भी हम पूरी की पूरी आपको बयान ही सुनवा नहीं सके, सेंसर करना पड़ा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ना सिर्फ वो अपनी उस मौक़िफ़ पर, अपनी गुफ्तगू पर कायम है, बल्कि उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अपने बयान की वजाहत दे रहे हैं, मगर सवाल ये है कि टीवी चैनल पर तो प्रोग्राम उर्दू ज़बान में था, उनके मुखातिब मेंबर की मादरी ज़बान भी पंजाबी नहीं है। सवाल यह है कि मुनहरिफ रुकन से मुतसादिम होने के लिए उन्होंने अपनी पंजाबी मादरी ज़बान का सहारा क्यों लिया? मुल्की सियासत में गाली का चलन पहली बार नहीं देखा गया, बल्कि इससे कबल लीगी रहनुमा शेखर भी गाली को पंजाब का कल्चर करार दे चुके हैं। रुहेल असगर साहब से जुड़ा हुआ इंसिडेंट क्या और उस पर उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, वो भी आपके सामने रखते हैं। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। देखिए, उस वक्त हमने इसको कंडेम किया था कि अगर उस वक्त काबिल मजम्मत था, आज भी काबिल मजम्मत है, हम उसको कैसे इंडोर्स कर सकते हैं। जिस वक्त शेख रुहेल असगर ने गाली को पंजाब का कल्चर करार दिया था, उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर आकर पंजाबी जुबान की तारीफें की और लीगी रहनुमा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि देखिए ये क्या कह रहे हैं, पंजाब का कल्चर तो ये नहीं है। उस वक्त क्या तर्ज अमल था मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म का, वो भी आपके सामने। शेख रुहेल असगर साहब ने फरमाया कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। नहीं जनाब, पंजाब का कल्चर है मावां सांझियां, भैणां सांझियां, ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। समझ नहीं आ रही कि जिस पंजाब का कल्चर है कि मावां भैणां ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ने, उन्हां मावां भैणां ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ दे रहे हो। लगता है शहबाज गिल साहब भूल गए वो लेक्चर जो उन्होंने उस वक्त रुहेल असगर साहब को दिया था। आज वो कल्चर उनकी ज़बान से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जिस कल्चर को असल पंजाब का कल्चर वो उस वक्त करार दे रहे थे। हमारे सियासतदानों का अलमिया है कि ये लोग ऐवानों, असेंबलियों, जलसों और टॉक शोज़ में बैठकर भी वही रवैया और ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसे बाजार कहा जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम दस्त बस्ता रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कम से कम वो ज़बान इस्तेमाल करें कि जो हमारे हकीकी कल्चर को रिप्रेजेंट करे, जिसे हम बैठ के घरों में फैमिलीज़ के साथ सुन भी सकें, हमें वो गुफ्तगू सुनवाते हुए सेंसर ना करना पड़े, बीप ना लगानी पड़े। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।